बेटा जो आज हम लोगों की क्लासेस होंगी, जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को कवर किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही पोर्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पिछला लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, वो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो, या इसके अलावा मैंने लिंक आपको सेंड किया है जो यूट्यूब पे अपडेट है, उस चीज़ को आप, उस लेक्चर को आप लोग अटेंड कर लो। और आज की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। और फ्लक्स में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो आप लोगों की टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एंड एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं पिछले लेक्चर्स का जो हम लोगों का था। ठीक है, तो आओ देखो, जो अब पिछली क्लासेस थी हम लोगों की, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी की थी। इसकी स्टडी की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और इलेक्ट्रिक ने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होगा क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली आप किससे इंडिकेट करोगे, फाई से। एंड फाई क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू एनी गिवन सरफेस एरिया। नॉर्मली किसी भी गिवन सरफेस एरिया को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पासेस नॉर्मली करती हैं, तो उनके जो नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को ही आप क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। और हम लोग को पिछले लेक्चर्स में हम लोग को 4 फॉर्मूले मिले थे। ठीक है, जनरली फॉर्मूला तो एक ही था, लेकिन उसको मॉडिफाई करके डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग की पिछली क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को देखा था। और जिसमें आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला जो देखे थे वो फॉर्मूला आपका क्या था, फ्लक्स किसके इक्वल होगा, नॉर्मली बी इंटू ए, सॉरी, नॉर्मली ई इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। ई यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। ए क्या था, एरिया था। ठीक है, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ए क्या था, एरिया। नेक्स्ट आपने फॉर्मूला देखा था, ये कब अप्लाई करोगे, जब आपको एरिया, एक पर्टिकुलर रेगुलर एरिया आपको दे रखी होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको मिला था फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कब अप्लाई करोगे आप, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ एंगल सबटेंड करके किसी एरिया से पास कर रही होगी। ठीक है, या फिर एरिया को हमने क्या किया होगा, किसी एंगल पर प्लेस किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करते थे। दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था, जो फाई इक्वल टू आपको मिला था। ठीक है, और फाई इक्वल टू वो टर्म क्या मिला था, फाई इक्वल टू मिला था आपको ई डॉट डी एस वैक्टर। ई डॉट डी एस वैक्टर इसका क्या था, क्लोज इंटीग्रल था। ठीक है, जब एलिमेंट्री सरफेस से हमको क्या करना होगा, फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, वी मस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, वेयर डी एस वैक्टर इज एरिया वेक्टर, ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ऑल राइट, तो चलो इस ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। आज हम लोग एक टर्म और देखेंगे जो है आप लोगों का गॉस लॉ। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला आपको मिला है फाई इक्वल टू ई इंटू ए, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस वैक्टर। ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे इसको समझ लो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे व्हेन एनी रेगुलर सरफेस इज गिवन, व्हेन एनी रेगुलर सरफेस इज गिवन। जब आपको एक रेगुलर सरफेस गिवन होगा, मीन्स जिसकी एरिया कैलकुलेट करना आप लोगों के लिए इजी है। ठीक है, जैसे आप लोग कोई क्यूब है, कोई स्क्वायर है, कोई सिलेंडर है। ठीक है, इन सब की एरिया का कैलकुलेट करना क्या है, इजी है। उसके लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज करोगे। ये चीजें क्लियर है। लेकिन बात यह आ जाती है कि वेन एवर एरिया इज इरेगुलर, जब एरिया इरेगुलर हो तब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल्स को, इस प्रॉब्लम को कन्वीनियंट बनाने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था गॉस, और उन्होंने एक प्रपोजल रखा दुनिया के सामने कि वेन एवर इरेगुलर सरफेस एरिया इज गिवन एंड वेन एवर सम चार्ज इज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, देन टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा उस। ठीक है, तो उस टर्म को ध्यान दो, उसको ही बताया था किसने, गॉस ने। ठीक है, अब देखो गॉस लॉ है क्या। तो एक्चुअल में आज की जो हम लोगों की स्टार्टिंग की टॉपिक है वो क्या है, गॉस लॉ। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोगों की क्या है, गॉस लॉ। अब इस टर्म को समझो, गॉस लॉ सबसे पहले अप्लाई कब करोगे, इस पोर्शन को आप ध्यान दो कि गॉस लॉ को अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, इस चीज को सबसे पहले आप लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, गॉस लॉ इज अप्लाइड whenever इरेगुलर सरफेस इज गिवन। रेगुलर के लिए तो अप्लाई करोगे ही करोगे, इरेगुलर के लिए भी कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है।
इरेगुलर सरफेस एरिया, ठीक है, इज अप्लाइड व्हेनेवर इरेगुलर सरफेस एरिया इज गिवन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है वो ध्यान रखो, दूसरा कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन ये है कि charge is when charge is enclosed by the surface, enclosed by the surface, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस से इंक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, गॉस लॉ अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर चार्ज क्या है, आउटसाइड दिया है तो, ठीक है। अब कंडीशन देखो, गॉस ने क्या बताया, गॉस ने ये बताया कि व्हेनेवर एनी सरफेस इंक्लोज्ड क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज कर लेते हैं ये एक सरफेस है, ये सरफेस आपको कैसा दिख रहा है, इरेगुलर सरफेस है, जिसकी एरिया आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ना ही इसका डायमेंशन फिक्स है, ना ही कोई रेडियस है, ना ही ये सर्कुलर है, ना ही सिलेंड्रिकल है, ना ही लीनियर है, ठीक है। तो आप देखो, लेकिन कंडीशन ये दे रखा है कि इस सरफेस के अंदर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो क्यू है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जब सरफेस के अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्यू क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकल रही होंगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो बाहर की तरफ निकलेगी, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो अंदर की तरफ आएगी। तो गॉस ने क्या बताया, गॉस ने ये बताया टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the surface, total charge enclosed by the surface, सरफेस से जितना चार्ज इंक्लोज किया गया है उस सरफेस के टोटल चार्ज का क्या हो जाएगा, 1/epsilon naught टाइम्स, ठीक है। तब यहाँ पे मैथमेटिकली आपको फॉर्मूला क्या मिल जाता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/epsilon naught, एंड Q क्या होना चाहिए बेटा, इनसाइड होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखोगे, Q हमेशा कैसा होना चाहिए, चार्ज के अंदर होना चाहिए। ये चीजें क्लियर है, क्लियर है सभी को कि गॉस लॉ कब अप्लाई करोगे, गॉस लॉ तब अप्लाई करोगे जब आपको कोई इरेगुलर सरफेस दे रखा है, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये सबसे पहले चेक करोगे कि उसके अंदर जो चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसके अंदर चार्ज गिवन है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग है क्या कि जो फ्लक्स हमें टोटल मिल रहा होगा वो फ्लक्स कितने किसके इक्वल होगा, epsilon naught टाइम्स Q इनसाइड, जो चार्ज अंदर रखा गया होगा उस चार्ज के क्या होगा, 1/epsilon naught टाइम्स आपको मिलेगा। ये चीजें क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो, बट आप लोग अभी क्या पढ़े हो कि फ्लक्स होगा किसके इक्वल, फ्लक्स आपको मिल रहा होगा E.ds के इक्वल, ये चीजें क्लियर है, फ्लक्स किसके इक्वल मिल रहा होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds। तो ये बताओ कि जब इसका एलिमेंट्री एरिया हम लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया लेते हैं तो जनरली फ्लक्स आपको ये मिलना चाहिए था, और यही फ्लक्स जो यहाँ पे फ्लक्स निकला है वही अमाउंट क्या होगा, ये भी फ्लक्स होगा। तो आप ये देखो कि इस रिलेशन को सपोज कर लेते हैं और इस रिलेशन को मान लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन, और ये रिलेशन क्या है, सेकेंड। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जैसे ही हम लोग ले रहे होंगे, हम लोगों को दो रिलेशन मिला, फाइव इक्वल टू क्या मिल गया, फाइव इक्वल टू मिल गया E.ds वेक्टर विच इज ऑल्सो इक्वल टू Q/epsilon naught टाइम्स, वो किसके इक्वल है, Q/epsilon naught टाइम्स के। तब यहाँ से एक फाइनल एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, E.ds वेक्टर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू Q/epsilon naught टाइम्स। तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखोगे, ये एक्सप्रेशन हम लोग क्या कहाँ यूज करेंगे, यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जब गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, यूज इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्लियर है सभी को, क्लियर है, वेरी गुड। नोट डाउन करो, नोट करने के बाद जस्ट मुझे मैसेज ड्रॉप करो कि सर नोट हो गया है। ओके, नोट कर लिया। गॉस लॉ में एक टर्म और समझ लेना, जो ये टॉपिक चल रही है इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या डेरिवेशन सॉल्व करते समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और वो आपका जनरली क्या है,
जिसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। इसको नोट करके आप मेंशन करोगे कॉपी में, ठीक है। वो क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऐसा है बेटा कि इसको गॉस ने ही प्रपोज किया था, इसलिए इसको गॉसियन सरफेस जनरली कहते हैं। उन्होंने क्या बोला था ये मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर मान लो कि किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू, किसी भी एरिया के थ्रू अगर आप क्या करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, यू मस्ट हैव टू ड्रॉ ए हाइपोथेटिकल सरफेस अराउंड दैट पॉइंट। जैसे आप सपोज कर लो कि अगर मान लो कि आपको टर्म दे रखा है, ये कोई एक जनरल स्फीयर दे रखा है, ठीक है, ये एक स्फीयर है और आपको स्फीयर के आउटसाइड फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यू वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स आउटसाइड द स्फीयर। ये स्फीयर है, इस स्फीयर के आउटसाइड आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप सपोज कर लो कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, पी। पी क्या है? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास होते हुए आप क्या करोगे, एक सरफेस ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या हमने लिया है, जब स्फेरिकल सरफेस लिया है, तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस भी ट्रेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो ये जो हाइपोथेटिकल सरफेस आपने ड्रॉ किया है, यही क्या है, गॉसियन सरफेस। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। तो जब भी आप समझ जाओ कि फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यू मस्ट हैव टू ड्रॉ ए हाइपोथेटिकल सरफेस एंड दैट हाइपोथेटिकल सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ये चीजें क्लियर है? वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने लिया था कि इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना था। सपोज कर लेते हैं कि इस स्फीयर के में इनसाइड कैलकुलेट करना है, तो इनसाइड भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे। तो इस पॉइंट से पास करता हुआ हमने क्या कर दिया, एक दूसरा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। जिस पॉइंट पे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, उस पॉइंट से पास होने वाला एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ करोगे और उस हाइपोथेटिकल सरफेस को ही जनरली क्या बोला जा रहा है, गॉसियन सरफेस बोला जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। तो गॉसियन सरफेस को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज एन हाइपोथेटिकल सरफेस। ये एक काल्पनिक सरफेस है, ऐसा नहीं है कि ऐसा सरफेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इट इज एन हाइपोथेटिकल सरफेस which we have to draw, which we have to draw around the point, around the point where we want to calculate, we want to calculate इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉसियन सरफेस क्या है? ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस है, ठीक है, जिसको हमें कब ड्रॉ करना पड़ता है, जब हम किसी पॉइंट के अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तब, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? गॉसियन सरफेस क्लियर है सभी को? कुछ भी डाउट है? डाउट है तुरंत मैसेज में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरी नीड क्या पड़ेगी इसकी समझ लो, ठीक है। एक तो आपने डेफिनेशन देख लिया। आप ये बताओ, अभी जस्ट इससे पहले मैंने कंडीशन क्या बताया है कि गॉस लॉ कब आप अप्लाई करोगे, जब किसी भी सरफेस के इनसाइड आपको चार्ज दे रखा है। गॉस लॉ कब अप्लाई करोगे, जब किसी भी सरफेस के इनसाइड चार्ज दे रखा है। आप आउटसाइड चार्ज के लिए गॉस लॉ अप्लाई नहीं करोगे। अगर मान लो कि आपके पास कंडीशंस आ जाते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जाते हैं जिसमें आपको गॉस लॉ ही अप्लाई करना है, और उस केस में चार्ज क्या है, सरफेस के आउटसाइड है, ठीक है। तो आपको उस सरफेस को इनसाइड लाने के लिए भी गॉसियन सरफेस की नीड पड़ेगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? अगर मान लो, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल जो है एनसीईआरटी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है, ठीक है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक इसको क्वेश्चन को जनरल तरीके से हम लोग समझते हैं। सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लिया गया है कि ये जो है एक क्या है, स्क्वायर है। देखने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन वो स्क्वायर ही है। मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे आप सपोज करो, स्क्वायर जो है, ठीक है, वो इस तरीके से प्लेस किया गया है। तो इस तरीके से प्लेस करेंगे बोर्ड पे तो कैसे प्लेस किया जाएगा, इस तरीके से आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एज जो दे रखा है वो दे रखा है ए। इसकी साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। चारों तरफ क्या है, ए है। ये पूरी साइड क्या है, ए, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि एक जो है चार्ज, एक क्यू अमाउंट का चार्ज इस सरफेस से a/2 के डिस्टेंस पर, इस सरफेस से a/2 के डिस्टेंस पर एक क्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है।
इस चीज को ध्यान दो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में ध्यान दोगे। ये क्या है, एक स्फेयर सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट की साइड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी, ए दे रखी है, ठीक है। और इससे a/2 डिस्टेंस पे, जब a/2 डिस्टेंस लेंगे तो कुछ यहां तक आएगा। a/2 डिस्टेंस पे जो चार्ज रखा गया है वो क्या है, q अमाउंट का चार्ज है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज total amount of flux, total amount of flux through side of square, side of square, square के साइड से टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना रिलीज होगा, अब ये बताओ मुझे, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि हमारे पास दो ऑप्शन है फ्लक्स कैलकुलेट करने के। पहला ऑप्शन क्या है कि हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, φ=E.ds या φ=E/A। लेकिन ये बताओ कि इसमें कैसे मालूम E.ds या E/A कब अप्लाई करोगे, व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा तभी तो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए पहला कंडीशन तो देखो, फॉर्मूला क्या हो सकता था, φ=E/A हो सकता था। लेकिन ये कब अप्लाई करते, जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता तब। तो मतलब ये फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, चार्ज गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते तो कर सकते हो, φ=Q/ε0। बट कंडीशन ये आ गई बेटा कि गॉस लॉ कब अप्लाई करोगे, वेन एवर चार्ज इज इनसाइड द सरफेस। और यहां देख रहे हो इस सरफेस से चार्ज क्या है, बाहर है, तब क्या, तब इसे फ्लक्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, नो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज को इनसाइड लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो कि अगर मान लो कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एज ए था, तो a/2 पर आपका क्या रखा गया है, चार्ज रखा गया। तो सीधी सी बात है कि इस स्क्वायर को कंप्लीट अगर इनसाइड चार्ज को लाना होगा तो हमें एक स्क्वायर को क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। इस स्क्वायर को क्या करना होगा बेटा, क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। ये चीज समझ में आ रही है, इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इसको क्यूब में कैसे कन्वर्ट करो, थोड़ा सा डायग्राम सही बनाना, डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लग रहा है, नहीं डायग्राम यहाँ पे सही है। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग डायग्राम को, ये इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये ऊपर जाएगा, ये डायग्राम आपको बन रहा होगा, देख रहा। तो ये जनरली क्या है, स्क्वायर प्लेन था, स्क्वायर प्लेन अब चार्ज को अंदर लाना था तो हमने क्या किया, क्यूब डेवलप कर लिया। अब देखो जब a/2 के डिस्टेंस पे है तो सीधी सी बात है कि क्यूब कहाँ रखा गया है, इस क्यूब के इनसाइड रखा गया है। अब मुझे बताओ कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इस क्यूब से हर एक साइड से निकल रही होंगी, इससे भी निकल रहा होगा, इससे भी निकल रहा होगा, इससे भी निकल रहा होगा। अब देख रहे हो कि क्यूब क्या होगा, इस क्यूब के अंदर आ चुका है, क्यूब के अंदर आ चुका है। तो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे इजिली ये अप्लाई किया जा सकता है गॉस लॉ। ये बताओ टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स Q/ε0 टाइम्स है, वो किससे मिल रहा है, फ्रॉम 6 फेसेस, फ्रॉम 6 फेसेस। ट्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अगर चार्ज रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो 6 फेसेस से निकलेगी ना, ऐसा तो है नहीं किसी एक फेस से निकलेगी, तो 6 फेस से निकल रही है। तो ये बताओ कि एक फेस से हमें कैलकुलेट करना है किसी स्क्वायर के साइड से, तो फाइव, अब यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम साइड ऑफ क्यूब, किसी क्यूब के एक साइड से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यूब φ आपको क्या मिल गया, 1/6 Q/ε0। जब 6 साइड से Q/ε0 टाइम मिल रहा है तो एक साइड से 1/6 Q/ε0 मिलेगा। और यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, थ्योरेटिकल भी बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें क्लियर है। किसी को इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट है बेटा, वो चीजें क्लियर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, उस छोटे से डेरिवेशन को कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो हम लोग एप्लीकेशन की का जिक्र कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा, जितनी टॉपिक बोर्ड पे बताई जाती है इस टॉपिक के अलावा, ठीक है, आप एडिशनल टॉपिक अभी फिलहाल बोर्ड के पर्पज से नहीं स्टडी करोगे। आप लोगों की मैंने कॉपी चेक की थी, ठीक है। मैंने देखा है बहुत ऐसे पोर्शंस आप लोगों ने नोट्स में लिखे हुए हैं जो इस समय के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है,
ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। कॉपी फिलहाल चेक तो कर दी गई है आपकी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करनी है। तो आप ध्यान रखना जितनी चीज बोर्ड पे अभी तक बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर इंक्लूड होगी तो मैं आपको अपडेट दूंगा। इससे पहले आप लोग कोई टॉपिक को अभी टच मत करना। जितनी टॉपिक कवर की गई है उतने ही टॉपिक को आप अच्छी तरीके से स्टडी करो, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन क्या है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन ये है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके आप कूलम्स लॉ को डिड्यूस करो। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एज अ क्वेश्चन भी इसको ट्रीट कर सकते हो, एज अ डेरिवेशन भी ट्रीट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। मतलब इसमें आपको करना क्या है, गॉस लॉ का यूज करना है, कूलम्स लॉ को डिराइव करना है। देखिए क्लियर है, क्लियर है सभी को? आ जाओ देखो, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है। अभी हम लोग गॉस लॉ को भी प्रूफ करेंगे, इसी से आपको हेल्प मिलेगी उसको प्रूफ करने के लिए। सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास स्फेयर है, और स्फेयर के इनसाइड एक क्या रखा गया है, चार्ज रखा गया है। चार्ज क्या रखा गया है, क्यू, ठीक है। तो आप ध्यान दो, कोई भी स्फेरिकल बॉडी होगी, ठीक है, वो आपका क्या है, अगर हॉलो स्फेयर है तब भी, वो आपका सॉलिड स्फेयर है तब भी, अगर चार्ज उसके इनसाइड आप प्लेस करोगे तो ये चार्ज हमेशा क्या करेगा, सरफेस पे भगने की कोशिश करेगा। वो सरफेस पे क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा। आप देखो टर्म, ये क्यू का टर्म है, ठीक है। यहां से हम लोग को यूज क्या करना है, हम लोग को कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है। किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है। तो टर्म देखो यहाँ पे, इसमें क्यू है, इसका एक हम क्या करते हैं, एलिमेंट कट कर लेते हैं। एलिमेंट कट कर लिए तो इस पूरे पोर्शन का जो स्फेयर दिया हुआ था इसका एलिमेंट कट किए। कंप्लीट कर लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्फेयर है इसकी एरिया कितनी है, ए। देन एलिमेंट्री पोर्शन की एरिया कितनी होगी बेटा, डी ए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज, अगर इस पे एरिया वेक्टर की बात की जाए तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और ये क्या होगा, डी ए वेक्टर या डी ए कैप। ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट टर्म, क्यूब अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होगी, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इस साइड भी आएंगे, इस साइड भी आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमें किधर मिलेगी, डीए के अलाउंग मिलेगी, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे तो आपको पता चल गई कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये चीजें क्लियर है सभी को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा चीज, अब इस पॉइंट से इस ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये चीजें क्लियर है सबको, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है। अब टर्म ध्यान दो, ठीक है? इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लक्स की। नाउ वी नो, फाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ओवर क्लोज इंटीग्रल। को क्लोज इंटीग्रल लेंगे क्योंकि हम एक एलिमेंट्री पोर्शन से क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ये जो पोर्शन कर रहे हैं इसमें आप समझ डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, और इसको आप यूज कर लोगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ के लिए भी, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ के लिए भी। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, गॉस गॉस लॉ को सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर डिड्यूस कर लेंगे हम लोग कूलम्स लॉ को। फाई इक्वल टू क्या मिल गया, ई डॉट डी एस वैक्टर। तो अब देखो, जैसे ही ब्रेक करोगे डॉट प्रोडक्ट को तो ये टर्म क्या मिल गया, ई डी एस कॉस थीटा। कितना मिला, ई डी एस कॉस थीटा। जब थीटा 0 है तो ये बताओ कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, सिंस कॉस 0 इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर है आपको सभी को, क्लियर है। अब देखो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या मालूम है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है कितना होता है, 1/4π Q अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है, सभी को क्लियर है। देखो, जब आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होगे तो इस पॉइंट पे Q तक से डिस्टेंस कितनी है, आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4π Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू वी गेट, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा बेटा, अब ध्यान दो, फाइव इक्वल टू आपको क्या मिला, फाइव इक्वल टू मिला
ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू ds है। अब यहाँ टर्म ध्यान दो, ये पूरा होल टर्म जितना है ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा ds का। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक छोटा सरफेस है और उस छोटे से इंटीग्रेशन करोगे आप तो एक कंप्लीट सरफेस मिलेगा। डीए से कंफ्यूज मत होना, डीए को ही हमने लिखा है। ठीक है, तो छोटे सरफेस को आप इंटीग्रेट करोगे एक कंप्लीट सरफेस मिलेगा। ये आपसे बोला जाए कि ऐसे बहुत सारे n एलिमेंट से मिलके ही तो ये कंप्लीट स्फीयर बना होगा। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब किसी भी एक स्मॉल क्वांटिटी से एक लार्ज क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे डीएस को, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट Q/r², और डीएस को इंटीग्रेट करते ही एस मिल जाएगा। ठीक है, सिंस एरिया ऑफ स्फीयर की अगर बात करें, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r²। सभी को ये क्लियर है, किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फाइव इक्वल टू आपको कितना मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू 4 पाई r²। आप देख रहे हो 4 पाई r² से 4 पाई r² कट गया, फाइव इक्वल टू कितना मिल गया Q/एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये क्या है, दैट इज गॉस लॉ, और इसी को क्या बोलते हो, गॉस लॉ बोलते हो। यहां तक सबको क्लियर है, गॉस लॉ का प्रूफ सबको क्लियर है। ठीक, अब देखो अगर डिडक्शन पूछ देता है कुलम्स लॉ का, तो अब यहाँ स्टेप कैसे स्टार्ट करोगे। सिंस फाइव इक्वल टू आपको मालूम है क्या होता है Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चीजें क्लियर है सबको गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब ध्यान देना, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टेप किया जा रहा है ये डिडक्शन ऑफ कुलम्स लॉ है, और ये जो पूरा पैटर्न आपने किया है ये क्या है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है। तो ध्यान देना, ठीक है। डिडक्शन ऑफ गॉस लॉ के लिए फाइव इक्वल टू क्या है Q/एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है। ठीक है, बट phi is also equivalent to close integral of E dot ds। क्लियर है ये चीजें, phi is also equal to E dot ds। so integral of E dot ds is equivalent to Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, here E is taken as constant, इस constant को हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन किसका होगा सिर्फ ds का, और ये मिल जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। E जैसे इंटीग्रेशन ds का करोगे आपको क्या मिलेगा 4 पाई r² इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू कितना मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये टर्म आपको मिला, जस्ट उसका देख रहे हो कि अपोजिट कर रहे हैं हम लोग, क्या मिला Q/r²। ठीक है, ये तो E मिल गया, बट F इक्वल टू आपको मालूम है, या E इक्वल टू मालूम है क्या होता है F/Q0 होता है। अगर इस पोजीशन पे एक टेस्ट चार्ज Q0 हम रख देते हैं तो F इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा E इंटू Q0। ठीक है, तो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करते ही आपको क्या मिल जाएगा, कूलम्स लॉ मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको क्या मिल गया, F इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू Q0। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या दिखा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², दैट इज कूलम्स लॉ। ये क्या है, कूलम्स लॉ। किसी को कुछ भी डाउट हो आप मुझे बताइए, इसको नोट डाउन कर लेना। आई होप ये चीजें आप लोगों ने नोट डाउन नहीं की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और जब भी डेरिवेशन पूछे जाएंगे हो सकता है कि ये डेरिवेशन आपको गॉस लॉ में पूछा जाए। बेटा टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, कल की जो क्लासेस है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। कल की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिसमें आप लोगों को जनरली बताया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन तो जनरली आपके 5 एप्लीकेशन थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 एप्लीकेशन की स्टडी करनी है रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तीनों एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट उसमें से 1 एप्लीकेशन आप लोगों का एग्जाम में आएगा। ठीक है, और जो लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग, उस लास्ट एप्लीकेशन का यूज हम लोग करेंगे कमिंग नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम लोग पढ़ेंगे आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में वो एप्लीकेशन यूज होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो कल की क्लासेस आप लोग बिल्कुल मिस करना, और जो सब और बच्चे हैं जो एब्सेंट कर रहे हैं उनको यार थोड़ी सी चेतावनी दे दो, क्यों एब्सेंट कर रहे हैं, ऐसी हरकतें मत करें। ठीक है, उन लोगों की बोलो रेगुलर रहें। तो कल के क्लासेस जितने लोग आज अवेलेबल हो एटलीस्ट कल एब्सेंट नहीं करोगे। ऑल राइट, ओके बेटा, जाओ आप लोग
इस जो पोर्शन बताया है उसको सेल्फ स्टडी करिए, एनसीईआरटी से कवर करिए, जो भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।